नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान के कुछ दिलचस्प हिस्सों पर नजर डाल रहे हैं, खास तौर पर आनुवंशिकी और विविधता के सिद्धांतों पर। कोशिश ये समझने की है कि गुण मतलब ट्रेट्स एक पीढ़ी से दूसरी तक कैसे जाते हैं और हम सब में इतनी भिन्नता क्यों होती है। कभी सोचा है कि हाथी का बच्चा हाथी ही क्यों होता है, या आम के बीज से भाई आम का पेड़ ही क्यों उगता है। यहीं से जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी का सफर शुरू होता है। ये विज्ञान वंशागति और विविधता का अध्ययन है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं। कहानी शुरू करते हैं 19वीं सदी से। ग्रेगर मेंडल, उन्होंने करीब 7 साल तक मटर के पौधों पर प्रयोग किए, उद्यान मटर पर। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने पहली बार जीव विज्ञान की पहेली सुलझाने के लिए गणित और सांख्यिकी का इस्तेमाल किया। है ना दिलचस्प। उन्होंने मटर के 7 अलग-अलग जोड़ी वाले गुणों को देखा, जैसे पौधा लंबा है या बौना, बीज पीला है या हरा। बिल्कुल। और मेंडल की सबसे बड़ी खोज ये थी कि ये गुण आपस में घुलते मिलते नहीं हैं। वो अलग अलग इकाइयों या फैक्टर्स के रूप में अगली पीढ़ी में जाते हैं। आज हम उन्हें जीन कहते हैं। उन्होंने मुख्य रूप से 2 बातें बताईं। पहली, प्रभाविता का नियम, मतलब जब किसी गुण के लिए 2 अलग अलग फैक्टर या एलील मौजूद हों तो एक, जिसे प्रभावी कहते हैं, वो दूसरे अप्रभावी पर हावी हो जाता है। इसलिए पहली पीढ़ी F1 में सिर्फ प्रभावी गुण ही दिखाई देता है। अच्छा, लेकिन फिर वो दूसरा वाला गुण गायब हो जाता है? नहीं, गायब नहीं होता, वो छुपा रहता है। और यहीं उनकी दूसरी खोज काम आती है। वो F2 पीढ़ी में, मतलब दूसरी पीढ़ी में फिर से सामने आता है। और एक खास अनुपात में आता है, 3:1 के अनुपात में। 3 प्रभावी वाले, 1 अप्रभावी वाला। अच्छा, तो ये छुपा हुआ गुण वापस कैसे आता है? ये है उनका दूसरा नियम, विसंयोजन या पृथक्करण का नियम। इसका मतलब है कि जब जनन कोशिकाएं बनती हैं, जिन्हें हम युग्मक या गैमेट्स कहते हैं, तो हर गुण के लिए जिम्मेदार जीन के जो 2 रूप होते हैं, एलील, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हर युग्मक में सिर्फ एक ही एलील जाता है। ओह, तो इसीलिए वो अप्रभावी वाला गुण बिना किसी मिलावट के F2 पीढ़ी में दोबारा दिख पाता है। बिल्कुल सही। उस समय यह बहुत क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि तब लोग मानते थे कि माता पिता के गुण बच्चों में बस मिलजुल जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं। वाह, मतलब मेंडल ने मटर के दानों से ही इतनी बड़ी पहेली सुलझा दी। लेकिन क्या ये नियम हमेशा हर जगह ऐसे ही काम करते हैं, या कुछ अपवाद भी हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। प्रकृति के नियम अक्सर सीधे नहीं होते, उनमें कुछ मोड़ होते हैं। जैसे एक है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता वो क्या है? इसका एक क्लासिक उदाहरण है स्नैपड्रैगन फूल। अगर आप एक लाल फूल आर वाले पौधे का क्रॉस एक सफेद फूल आर वाले पौधे से कराएं, तो मेंडल के नियम के हिसाब से F1 पीढ़ी में या तो लाल या सफेद फूल होने चाहिए थे, है ना? पर मिलते हैं गुलाबी आर फूल। गुलाबी मतलब ना लाल ना सफेद। हाँ। यहाँ कोई भी एलील पूरी तरह प्रभावी नहीं है, दोनों का मिला जुला असर दिख रहा है। और एक और चीज है सह प्रभाविता। ये थोड़ी अलग है। सह प्रभाविता, अच्छा, इसमें क्या होता है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा ABO ब्लड ग्रुप। यहाँ जीन I के 2 रूप हैं, IA और IB। अगर किसी में ये दोनों एक साथ आ जाएं, तो ना A प्रभावी है ना B। दोनों अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं और ब्लड ग्रुप बन जाता है AB। दोनों साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं। सह प्रभावी? हाँ। अच्छा, तो यहाँ दोनों अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ये बहुअलीलता का भी उदाहरण हुआ है ना, क्योंकि A, B और O के लिए I मतलब 3 अलील हैं। बिल्कुल सही। मानव ABO रक्त समूह सह प्रभाविता और बहुअलीलता दोनों का बेहतरीन उदाहरण है। तो कहानी मेंडल के नियमों से थोड़ी और जटिल हो गई। अच्छा, मेंडल ने ये कारक या जीन की बात तो की, पर ये कोशिका में होते कहाँ हैं? इनका कोई भौतिक आधार? हाँ, ये एक बड़ा सवाल था। इसका जवाब मिला करीब 1900 के आसपास। 2 वैज्ञानिक थे, सटन और बोवेरी। उन्होंने अलग अलग काम करते हुए एक ही चीज देखी। जब उन्होंने कोशिका विभाजन को देखा, खासकर अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस को माइक्रोस्कोप से, तो उन्होंने पाया कि कोशिका की केंद्रक में जो धागे जैसी संरचनाएं हैं, जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं, उनका व्यवहार बिल्कुल मेंडल के कारकों जैसा है। सच में? कैसे? देखिए, गुणसूत्र भी जोड़ों में होते हैं। युग्मक बनते समय ये जोड़े अलग हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मेंडल के कारक अलग होते थे, और फिर निषेचन के समय ये फिर से जोड़े बना लेते हैं। ये समानता इतनी साफ थी
कि उन्होंने कहा कि जरूर मेंडल के कारक इन्हीं गुणसूत्रों पर स्थित होंगे। अरे वाह! तो मतलब जीन असल में इन गुणसूत्रों पर सवार होकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं? बिल्कुल, यही वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत है। इसने मेंडल के अमूर्त कारकों को एक ठोस भौतिक आधार दे दिया और फिर इस विचार को और पुख्ता किया थॉमस हंट मॉर्गन ने। उन्होंने फल मक्खी ड्रोसोफिला पर बहुत काम किया। हल मक्खी, हाँ। वो छोटी सी मक्खी। हाँ, उस पर क्यों? हाँ, ड्रोसोफिला जेनेटिक्स के लिए बहुत अच्छी मॉडल है। जीवन चक्र छोटा, बच्चे बहुत सारे और गुणसूत्र भी कम और स्पष्ट। मॉर्गन और उनके साथियों ने देखा कि एक ही गुणसूत्र पर जो जीन मौजूद होते हैं वो अक्सर साथ साथ ही अगली पीढ़ी में जाते हैं, अलग नहीं होते। साथ साथ जाते हैं। लेकिन मेंडल ने तो कहा था कि कारक स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। हाँ, मेंडल का वो नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, उन जीनों पर लागू होता है जो या तो अलग अलग गुणसूत्रों पर हों या एक ही गुणसूत्र पर बहुत दूर दूर हों। लेकिन जो जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास होते हैं वो एक साथ रहते हैं। इसे कहते हैं सहलग्नता या लिंकेज। अच्छा, तो ये लिंकेज हो गया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। मॉर्गन ने यह भी देखा कि ये जो सहलग्न जीन हैं ये हमेशा साथ नहीं रहते। कभी-कभी इनके बीच अदला बदली हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के हिस्सों में अदला बदली होती है, जिसे पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ओह, तो लिंकेज पूरी तरह पक्का नहीं है? नहीं, और इस अदला बदली यानी पुनर्योजन की फ्रीक्वेंसी, मतलब ये कितनी बार होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जीन गुणसूत्र पर कितनी दूर हैं। जो जीन ज्यादा दूर होते हैं उनके बीच पुनर्योजन की संभावना ज्यादा होती है और इसी आधार पर गुणसूत्रों पर जीनों के नक्शे बनाए गए। जरा सोचिए, ये सब कितना सूक्ष्म और जटिल है। अच्छा, एक और बुनियादी सवाल, लिंग का निर्धारण कैसे होता है? क्या वो भी इन गुणसूत्रों से जुड़ा है? हाँ, ज्यादातर जीवों में लिंग का निर्धारण खास लिंग गुणसूत्रों यानी सेक्स क्रोमोसोम से होता है। जैसे हम इंसानों में और फल मक्खियों में XY सिस्टम है। मादाओं में 2 X गुणसूत्र XX होते हैं और नर में 1 X और 1 Y XY। तो मतलब Y गुणसूत्र नर होने के लिए जिम्मेदार है। हाँ, इंसानों में Y गुणसूत्र पर SRY जीन होता है जो नर विकास को शुरू करता है। पक्षियों में थोड़ा अलग ZW सिस्टम होता है। वहाँ मादा ZW और नर ZZ होते हैं। कुछ कीटों जैसे टिड्डे में एक्सो सिस्टम होता है जहाँ नर में सिर्फ 1 X होता है, मादा में 2। और इंसानों में बच्चे का लिंग कौन तय करता है, माँ या पिता? क्योंकि माँ के पास सिर्फ X गुणसूत्र होते हैं तो उनके सारे अंडे X वाले ही होते हैं। पिता के पास X और Y दोनों होते हैं तो उनके आधे शुक्राणु X वाले और आधे Y वाले होते हैं। तो ये पिता का शुक्राणु है, X वाला या Y वाला, जो अंडे से मिलता है। वही तय करता है कि संतान लड़की XX होगी या लड़का XY। समझ गई। अच्छा, हम विविधता की बात कर रहे थे। एक कारण तो पुनर्योजन हो गया, और क्या वजह है जिनसे हम सब इतने अलग दिखते हैं? विविधता का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। म्यूटेशन? हाँ। मतलब डीएनए में कोई बदलाव? हाँ, बिल्कुल। डीएनए के अनुक्रम में, उसके सीक्वेंस में अचानक कोई स्थायी बदलाव आ जाना। ये बदलाव बहुत छोटा हो सकता है, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का। इसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया में होता है। हीमोग्लोबिन जीन में बस एक बेस बदल जाने से पूरा प्रोटीन खराब हो जाता है। बाप रे, इतना छोटा बदलाव और इतना बड़ा असर? जी हाँ, या फिर बदलाव बड़े स्तर पर भी हो सकता है। पूरे के पूरे गुणसूत्र की संरचना बदल सकती है या गुणसूत्रों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। इसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। और शायद इन्हीं उत्परिवर्तनों की वजह से कई आनुवांशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते होंगे। बिल्कुल। इन विकारों और उनके पैटर्न को समझने के लिए वैज्ञानिक अक्सर वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस मतलब फैमिली ट्री जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। इसमें परिवार की कई पीढ़ियों में किसी खास लक्षण या बीमारी के प्रकट होने का अध्ययन किया जाता है। इससे पता चलता है कि विकार प्रभावी है या अप्रभावी, लिंग सहलग्न है या नहीं। बहुत से विकार एकल जीन में उत्परिवर्तन से होते हैं, जिन्हें मेंडेलिया विकार कहते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। और कुछ विकार गुणसूत्रों की संख्या या संरचना में गड़बड़ी से होते हैं। ये क्रोमोसोमीय विकार कहलाते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम, जिसमें 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त कॉपी होती है, ट्राइसोमी 21,
या टर्नर सिंड्रोम जिसमें महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र कम होता है, एक्सओ, या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जिसमें पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है, XXY। तो संक्षेप में कहें तो मेंडल के मटर के प्रयोगों ने वंशागति की बुनियादी समझ दी। फिर गुणसूत्रों की खोज ने बताया कि जीन कहाँ रहते हैं और कैसे काम करते हैं। और फिर अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, सहलग्नता, पुनर्योजन जैसी चीजों ने दिखाया कि कहानी और भी ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। सही कहा। लिंग निर्धारण से लेकर उत्परिवर्तन और आनुवंशिक विकारों तक सब कुछ इन्हीं जीनों और गुणसूत्रों के जटिल खेल से जुड़ा है। ये सब जानना वाकई कमाल का है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि मेंडल ने मटर और मॉर्गन ने फल मक्खियों के साथ जो बुनियादी काम शुरू किया था, उसे आज की जीनोमिक्स और जीन एडिटिंग जैसी जो ताकतवर तकनीकें हैं वो कहाँ ले जा रही हैं। भविष्य में हमारी आनुवंशिकी की समझ और शायद उसे बदलने की हमारी क्षमता कितनी आगे बढ़ सकती है, ये सोचना रोमांचक भी है और साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है।